हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो कल तो संडे था, बट नेक्स्ट वीक आपका जो संडे है उस दिन हमारा हिस्ट्री का रिवीजन होने वाला है। कल आपकी क्लासेस इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आपके जो नोट्स है, मटेरियल है, उस पर काम चल रहा है। जो आपकी नया बुक आया है क्लास 6 का, वो प्लस आपका जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है महामैराथन, सारे 6, 7, 8 का रिवीजन, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि सब कुछ मुझे ही खुद करना है, चाहे वो बनाना हो, एवरीथिंग, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है नेक्स्ट वीक, मतलब आने वाला जो वीक है। तो चैनल पे बने रहें। बस इतना समझ लो कि अगर आपने डेली क्लासेस फॉलो की, प्लस आपके पास जो मेरा खुद का नोट्स है, प्लीज़ उस नोट्स का रिवीजन जरूर करो। बहुत ही सस्ता है, जिसके पास नहीं है एक बार आप जरूर ले लीजिएगा। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि इसमें कुछ मेरा फायदा है, ये आपके फायदे के लिए, क्योंकि आप हर बार 1 या 2 नंबर से आपका नहीं हो पाता है। एक बार आप इस नोट्स का रिवीजन कीजिए और डेली क्लास से जुड़े रहें 6 बजे, बस दैट्स इट। सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पैडागोजी से लेके हर एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया हुआ है। आपने देखा होगा पिछली बार भी एक चीज़ नहीं छूटी थी और सोशल साइंस से स्टूडेंट्स का पास हुआ था। और यहाँ पर मैं आपको क्लासेस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ज्योग्राफी आपका समझने वाला है, रटने वाला नहीं है, और समझने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प जरूर पड़ेगी ही। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलती हूँ। बाकी नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आज हमारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारा देश भारत। वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, बट आपका अपना खुद का ये काम होना चाहिए कि डेली जो प्रीवियस क्वेश्चंस करते हो आप, उसका आप एनालिसिस करते हैं या नहीं। आपका सोशल साइंस में कितना नंबर आ रहा है, प्लीज़ इस कॉमेंट में जरूर बताएं। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आप सब चाहते होंगे कि आपका सोशल साइंस में 50+ स्कोर हो, और वो तभी हो पाएगा जब आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज को डेली फॉलो करोगे। ठीक है, देखिए आज का जो ये क्लास है बेसिकली ये समझने वाला है, और ये उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने ऑलरेडी हमारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स वाले चैप्टर्स को पढ़ा होगा, क्योंकि अब बेसिक्स आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बार बार मैं आपको नहीं बताने चाहूँगी कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। इसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी होगी, एक एक चीज़ समझाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आज इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो हमारा टॉपिक है, हमारा हम सबका प्यारा हमारा देश भारत, इसके बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं अपने इंडिया का, हमारा जो भारत है उसका ये आपको दिखाना चाहूँगी मैप। ये देखिए, सभी को पता होगा कि हमारे भारत में कितना है, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप सभी को पता होगा। अच्छा, हमारे भारत के जो हैं 7 पड़ोसी देश हैं, जो कि जो लैंड एरिया है, जो स्थल जो क्षेत्र है, वो शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एक चीज पहले मैं आपको समझा रही हूँ। तो जो 7 कंट्रीज हैं जिसके साथ जो है ये अपना लैंड एरियाज जो है वो शेयर करते हैं, मतलब जो स्थल भूमि क्षेत्र है, जैसे कि आपका ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पर हल्का सा इसका हिस्सा जो है शेयर करता है। 1, 2 हो गए। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिएगा, ये चीन हो गया, आपका ये नेपाल हो गया, ठीक है, आपका ये 5 भूटान हो गया, ये आपका म्यांमार हो गया, और ये आपका बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा भारत के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, 7 हैं, जो कि स्थल सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पर आपको पता है कि हमारा ये उत्तर में यहाँ पर आपको हमारा हिमालय देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये नेचुरली हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है हिमालय। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई है 2 देशों के बीच में सेफ्टी पर्पस के लिए, बट हम सब जो है काफ़ी लकी हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी है हमारा इतना ऊंचा हमारा पर्वत हिमालय। ठीक है, और ये जो हिमालय है आपका, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, बट यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आप समझिएगा कि जो हमारा हिमालय है वो भी 3 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, और इन तीनों से क्वेश्चन पूछता है। पहला आपका ग्रेट हिमालय है, फिर आपका ये मध्य हिमालय है, और ये आपका शिवालिक है। तो ये 3 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको अपने भारत के जो है पड़ोसी देशों के बारे में बताया, बट हमारे भारत का जो है बेसिकली क्षेत्रफल है कितना, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है कितना, तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप समझ सकते हो, इतना है। अगर मैं भारत के जो है विस्तार की बात करूं, तो अगर मैं उत्तर से लद्दाख और दक्षिण में आपका है कन्याकुमारी, इतने की अगर बात करूं तो ये आपका 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आपका जो है पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ आपका पश्चिम में जो है हमारा गुजरात का जो कच्छ एरिया है, इसके अगर मैं विस्तार की बात करूं तो ये आपका 2900 किलोमीटर है। ये एक एक चीज पूछी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि आबादी में भी चीन फर्स्ट पे है और हम दूसरे में हैं। ये एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको इसके विस्तार को भी बता दिया, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण कितना है, पूरब से आपका पश्चिम कितना है, ये एक एक नंबर आपका पूछेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आपने देख लिया कि ये आपका पड़ोसी देश है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये आपको पता ही है कि ये आपका पूरब है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका पश्चिम वाला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अरब सागर किस साइड में है, तो आपको ध्यान रखना है ये अरेबियन सी हमारे पश्चिम साइड में है। अच्छा, ये हमारा जो है वेस्टर्न घाट है, ठीक है, पश्चिम है मतलब पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं, और ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। अगर मैं ओशन की बात करूं तो आपको ओशन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, और दो हमारे ओशंस कंट्री आप यहाँ पर देख सकते हो, ओशन से बेसिकली लिंक है। एक हमारा ये श्रीलंका, जो कि भारत और श्रीलंका की जो अलग करने वाली जो संधि है वो हमारी पाक जल संधि है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, ये देखिए, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये एक एक चीज पूछी हुई है, इसलिए अभी आपको एक एक चीज समझना है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, जिसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेट, जब टू वाटर एकदम नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो है बॉडीज जब आपस में जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं जल संधि। ये आपका हो गया, यहाँ पर ये आपका मालदीव हो गया। ये हमारे जो है दो हमारे पास अच्छा आइलैंड भी है, एक आप यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप, जो कि इस साइड में है, आपके पश्चिम साइड में है, और आपके पूरब साइड में अगर आप देखेंगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दो हमारे पास आइलैंड भी हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका मालदीव या आपका श्रीलंका हो गया, आपका पूरब साइड में ये अरब सागर है, यहाँ पे आपकी ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये वाला जो आपका हिस्सा होता है ये आपका उत्तरी का मैदान होता है, उत्तर का मैदान होता है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है, यहाँ पर खेती वगैरह बहुत अच्छे से होती है। ये वाला जो है आपका हिस्सा ये होता है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू, जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे, जो कि जिनकी वैल्यू काफ़ी बहुमूल्य होते हैं वो, और यहाँ पर माइनिंग वगैरह भी होता है, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको हिमालय बताया था, ठीक है, ये आपका जो है मध्य हिमालय हो गया, ये आपका शिवालिक हो गया। इस फोटोज में मैं पहले आपको चीज़ें समझाना चाहूँगी, ताकि जब हम पढ़ेंगे अभी तो पूरे अच्छे से आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि मैप वगैरह इसलिए हमारे लिए यूज़फुल होता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपका जो है ये हमारे पास हिमालय, नेचुरली हमारे पास प्रोटेक्शन है, हमें किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हिमालय, ठीक है, जिसको 3 मुख्य श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उसके बाद से यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका पूरब साइड में कौन सी नदियां बहती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका पूरब वाला एरिया है, ये आपका पश्चिम है, तो पूरब साइड में कौन सी नदियां बहती हैं, तो देखो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा से आपकी नर्मदा और ये ताप्ती नदी ये निकलती हैं, और ये पूरब साइड में बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। आपको ये इंडिकेशन से समझ में आ जाएगा कि ये नदियां किस साइड में बहती हैं, पूरब से। तो भाई पश्चिम में भी तो कोई नदी बहती होगी, तो ये देखिए पश्चिम साइड में आपकी नदी बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, और आपका ये है कावेरी। ये आपकी पश्चिम साइड में बहने वाली नदी है, जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर देखें तो ये हमारी अरावली श्रेणी है, जो कि सबसे पुरानी श्रृंखला है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये आपका उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये एक एक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा गुजरात में है कच्छ, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद से आपको पता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा राजस्थान है, और हमारे पास यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, यहाँ पर आपको वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। वैसे खेती वगैरह करने के लिए ये जो आपका उत्तर का मैदान है ना, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं पर रहते हैं। बिकॉज यहाँ पर जब नदी जो है जब समुद्र में प्रवेश करने वाली होती है तो नदी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होगी लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये मैंने आपको 2 आइलैंड बता ही दिया, हमारा लक्षद्वीप और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
और ये अगर आप समुद्र बीचेस वगैरह आपने देखा होगा तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें निकल आती हैं। और इसमें देखा होगा आपने बहुत सारे कीड़े भी होते हैं। ये क्या है, तो ये एक तरीके का आपका प्रवाल है, ठीक है, जो कि जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, उनके कंकाल होते हैं। जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद से जो उनका स्केलेटन है ना वो बच जाता है। मान लो फिर दूसरा कोई समुद्री जीव आया, उसकी भी डेथ हो गई उसका भी स्केलेटन, तो इस तरीके से ऊंचा ऊंचा बन के ये काफ़ी ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और इस तरीके से ये हमको ये यहाँ पर प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। तो ये वही है यहाँ पर जो आपको फोटोज में दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको मैंने कुछ चीज़ें जो है फोटोज़ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका इसमें से क्या चीज़ें पूछी जाएगी जिसे आपको नोट करना है। तो ये हमारा देश भारत, और हमारा देश भारत आपको पता ही है कि भारत हमारा जो है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए ये बीच में आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पर आपका ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्लस हमारे भारत के एकदम बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जाती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय, मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने भारत ऐसे बना दिया, तो आपका उत्तर में यहाँ पर हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पश्चिम में आपको मैंने बताया था अरब सागर है, पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में आपका यहाँ पर हिंद महासागर, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो कि 3 तरफ से आपका जल से घिरा होता है और एक साइड से स्थल, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है, अभी मैंने आपको बताया, ये सारे नंबर्स आपको याद करने हैं। हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, अभी मैंने आपको समझाया। उत्तर में लद्दाख से लेकर, ये हमारा भारत है, तो ये वाला जो आपका हिस्सा है ना, उत्तर में ये लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है, तथा पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आपका कच्छ, इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय आपको मतलब डेजर्ट हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, यहाँ पे प्लेट्यू, तटीय भाग, द्वीप समूह, हर एक चीज़ है। अच्छा, हमारे यहाँ की जो भाषा है वो स्टेट के ही वजह से है, क्योंकि अलग अलग स्टेट हैं तो भाषा भी हर जगह बदल जाती है, ठीक है। हमारी क्लाइमेट, हमारा जो वेजिटेशन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा भाषा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब क्या हैं, एक हैं, जो कि हमारे कल्चर को दिखाता है। और हम सब एक राष्ट्र में बंधे हुए भी हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2011 से लेकर अभी तक हमारी जो आबादी है ना, वो 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और अभी भी हम रुक नहीं रहे हैं। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, रिसोर्सेज तो कम होंगी ना। जो अभी हालत है वो अगर यही हाल रहा, जो आपकी जनसंख्या है, तो धीरे धीरे चीज़ें और भी खराब होती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, और नौकरी का हाल आप देख ही रहे हो। अगर मैं आपको भारत की स्थिति की बात करूं, तो हमारा जो भारत है ये रहा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और जो कर्क रेखा है वो एकदम बीचों बीच से गुजरती है, मिर्जापुर से होते हुए, ठीक है। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कि हमारा जो भारत है, जो मैंने आपको समझा दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में है। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण से उत्तर की ओर, मान लो ये हम छोटा सा मैप बनाते हैं यहाँ पर भारत का, ठीक है। तो दक्षिण से आपका उत्तर की ओर हमारी ये जो भारत की जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है ना, वो यहाँ पर याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अक्षांश का मतलब आपको याद होगा, अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड्स, और मैंने आपको लैटिट्यूड्स बहुत अच्छे से समझाया है, और लॉन्गिट्यूड्स मतलब देशांतर, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुख्य भूमि में अभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था सीटेट में ही, और वहाँ पर मुख्य भूमि में लोग कंफ्यूज हो गए, इस नंबर के बजाय उन्होंने ये नंबर लिख दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे मुख्य भूमि पूछेगा तो 8 और 37 याद कर लो, ठीक है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। और अगर मैं इसके देशांतर की बात करूँ तो पश्चिम से, ठीक है, यहाँ पश्चिम से लेके पूरब तक, यहाँ तक अगर मैं भारत के विस्तार की बात करूँ तो यहाँ पर आप 68 और 97 याद कर लीजिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। अब ये पूरब आपका क्यों आया है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने जब लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था तो बीच में से हमने एक
जो ग्रीनविच है वहाँ से 0 से स्टार्ट किया और आपका एक साइड में पूरब हो गया, एक साइड में पश्चिम हो गया। तो हमारा पश्चिम से लेकर पूरब तक जो भारत का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच में है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये ना तो समझना है, ये आपको बस नंबर्स रट लेने हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये हमारा मुख्य भूमि का विस्तार है और ये आपका पश्चिम से लेकर पूरब तक ये आपके देशांतर हैं। ठीक है, बाकी नंबर्स आपको याद रखना है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। अब आपको पता ही है कि देशांतरी विस्तार बहुत सारे देशों के अधिक होते हैं, तो वहाँ पर एक से अधिक मानक समय होता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा रूस है वहाँ पे 11 मानक समय है, बट हमारे भारत का केवल 1 मानक समय है। आप मुझे उस मानक समय का नंबर बताइए। ठीक है, देखती हूँ कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा है पुरानी क्लास। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। और आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो ये भारत है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये कच्छ है, गुजरात है, इसके बीच में ना 2 घंटे का समय अंतराल हो जाता है। अब इस 2 घंटे को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो किसी को बर्थडे आपको विश करना है 12 बजे, तो आप समझ लीजिए आप उसको बर्थडे कब विश करोगे। तो इसी वजह से हमने क्या कर लिया, एकदम बीचों बीच से अपना एक मानक समय मान लिया, जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया है। तो बीचों बीच से हमने 1 घंटा पीछे 1 घंटा आगे करके बीच का समय ले लिया और वो जो हमें समय मिला वही हम हर जगह पे उसी को मानते हैं, जिससे क्या हुआ कि 2 घंटे का ये जो समय अंतराल था वो मैनेज हो गया। तो हमारा तो चलो 1 मानक समय है, बहुत सारे देश के जो है 1 से अधिक भी हैं। ठीक है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया है क्यों। तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होगा। पश्चिम में गुजरात और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में आपका जो सूर्योदय होता है वो 2 घंटे पहले होता है। सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है और यहाँ गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। तो ये 2 घंटे का टाइम मैनेज करने के लिए हमको एक मानक समय तो लेना ही पड़ेगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। 1 घंटा पीछे 1 घंटा आगे, बीच का समय मिल गया है। अब इससे हम अपना जो भी टाइम है सब हर जगह मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज लिखा हुआ है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ चुके हो तो कितना याद है कमेंट सेक्शन में बताओ। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को हमने मान लिया अपने भारत का स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय। ठीक है, और इसी यामोत्तर को हम भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब भारत के पड़ोसी देश अभी हमने पढ़ा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये स्थलीय सीमा जो है वो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए और दक्षिण में समुद्र में स्थित हमारे पास 2 जो है द्वीप भी हैं, श्रीलंका तथा मालदीव। ये भी हमारे पड़ोसी हैं। ये देखिए, ये हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और मालदीव भी है। ये हमारे 2 जो हैं पड़ोसी द्वीप हैं। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अभी हमने पढ़ा, ये देखिए, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले जो संधि है उसे हम बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। और बेसिकली जो स्टेट है ना वो भाषा के आधार पर ही बना हुआ है। इस चीज को तो आपको याद रखना ही होगा। वैसे आपको पता है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। जलोढ़ निक्षेप हम किसे कहते हैं? देखो, नदी है, ये नदी आ रही है लहराती हुई, बलखाती हुई। अब इस नदी के द्वारा अपने साथ, नदी सिर्फ पानी तो लेकर आती नहीं है, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी लेकर आएगी। बहुत बहुत सारी महीन मिट्टियां आती हैं, तथा ये क्या करेंगी, जो दूसरी नदी होगी, नदी बेसिन, उसमें ये एक तरीके से निक्षेप कर देगी। मतलब वहां पर ये मिट्टी छोड़ के फिर ये आगे बढ़ जाएंगी। इसे बोलते हैं हम जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी क्या होता है? मान लीजिए ये एक नदी आ रही है, अब ये नदी आएगी, अब ये क्या करेगी, मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाएगी। ये मुख्य नदी है और ये आकर इसमें मिल गई, फिर अपने जल को क्या करेगी, जितना भी उसका जल होगा वो इस मुख्य नदी में विसर्जित कर देगी। मतलब सारा पानी उसका वहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, भारत भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ है कौन कौन सा है? पर्वत, पठार मतलब प्लेट्यू, प्लेन एरिया जो मैदान है, तट हो गए, और हमारे द्वीप समूह। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि उत्तर में बर्फ से ढका हुआ है हमारा हिमालय, जो कि बेसिकली एक हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। और हिमालय का मतलब ही होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को हमने 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा है।
ठीक है, ये जो था हिमालय, इसको हमने 3 श्रृंखलाओं में बांटा था। अभी सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। सबसे उत्तर में यहाँ पर आपका ग्रेट हिमालय है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री। हिमाद्री नाम याद रखना, कई बार आपको सिर्फ हिमाद्री लिखा मिलेगा। उसके बाद ये जो आपका बीच का है, इसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो पॉइंट है वो है हिमाद्री। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर जो है आपका, नहीं सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है, हमने उसको बोल दिया ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। फिर इस श्रृंखला में हमारा जो दूसरा आता है वो है हमारा मध्य हिमालय, ये वाला सही बताया था मैंने, मध्य हिमालय या फिर जिसे हम बोलते हैं हिमाचल। ठीक है, अब ये आपका हिमाद्री के दक्षिण में ही तो हुआ ना, ये वाला जो है वो आपका, ये देखिए एक मिनट यहाँ पर लिख देती हूँ, हिमाद्री या फिर जिसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। तो ये जो हमारा मध्य हिमालय है वो हिमाद्री के दक्षिण में ही हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो है दक्षिण में स्थित है। ये चीज़ भी क्लियर रखना। और ये काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय स्थान है ये। और उसके बाद से आपका जो ये लास्ट आता है, इसे हम बोलते हैं शिवालिक, सबसे ज़्यादा दक्षिण में यही स्थित है। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीज़ें बेसिक आपको एकदम क्लियर रखना है। एक बार मैं आपको इस मैप में समझाती हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ। ये देखिए, जैसे कि आपका ये है, सबसे पहले हमारा आता है ग्रेट हिमालय, जिसे हम बोलते हैं वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री। उसके बाद से हमारा ये आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय मतलब हिमाचल, तो हिमाद्री के दक्षिण में ही तो ये स्थित है ना। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी थर्ड लाइन आती है शिवालिक। अब ये शिवालिक आपका सबसे ज्यादा दक्षिण में स्थित है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपके दक्षिण में है। वही चीज बस मैं आपको वहां पर समझा रही थी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। ये तीनों पॉइंट प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये हिमालय का जो बेसिकली जो तीनों भाग है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से आपके हिमालय के दक्षिण में हमारे भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था ये प्लेन एरियाज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो लाया गया जो जलोढ़ निक्षेप है, अभी हमने पढ़ा, उससे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हो, ये आपका गंगा नदी हो गई, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये आपकी सिंधु नदी हो गई। इन नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लेकर आया गया, मतलब ये नदी अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं वो यहीं पर छोड़ देती हैं, फिर वो आगे बह जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका एरियाज है ना, ये जो एरिया है ये आपका काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखें तो उपजाऊ है, फर्टाइल है। यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी खासी खेती होती है और लोग यहाँ पर रहते भी हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहाँ यहीं पर है, एक क्योंकि ये पूरा प्लेन एरिया है, रहने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, प्लस मिट्टी काफ़ी अच्छी है, तो कृषि भी बहुत अच्छे से होता है, खेती वेती। ठीक है, तो ये आपका जो नदी होती हैं वो अपने साथ जो पानी लेकर आती हैं, फिर वो पानी के साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं, उस वजह से यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। ऑब्वियस सी बात है ना कि जहाँ पर हमारे रहने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत हो, जो वहाँ पर आसानी से मिल जाए, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप देखिएगा, भारत के पश्चिमी भाग में है हमारा भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, गर्म है, रेतीला है। यहाँ पर आपको वेजिटेशंस तो वो देखने को बहुत कम मिलेगा। और इस मैप में अगर आप देखें, ये देखिए, ये हमारा भारतीय महामरुस्थल राजस्थान में है, थार का मरुस्थल। और आपने देखा होगा यहाँ पे कांटेदार वाले जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे, वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। वेजिटेशंस बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रेतीला होता है। और गर्मी के समय में हाल आप समझ ही सकते हो। कितने लोग राजस्थान से हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट्यू। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और यहाँ पर आपको बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां देखने को मिलती है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। यहाँ पर देखो, ये जो आपका यहाँ पर है, ये देखिए अरावली श्रेणी, ये आपका उत्तर सॉरी, और ये आपका पश्चिम में है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, अभी हमने पढ़ा, यहां तक है। एक सेकेंड, ये रहा। अच्छा, यहाँ का जो है जगह वो काफ़ी ऊंचा नीचा है। और ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी अरावली श्रेणी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। यहाँ पर आपको जो है काफ़ी जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पर माइनिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। आपका बॉक्साइट, आपका लोहा, जो आयरन है, जो अयस्क है, वो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो विंध्य श्रेणी है और जो सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ से निकलकर जो नदियाँ बहती हैं नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी किस साइड में आ रही हैं? पश्चिम की तरफ बह रही हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में आकर मिल जाती हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। आकृति आपने देख ही लिया, ऐसे त्रिभुजाकार बन रहा है। धरातल इसका काफी ऊंचा नीचा है, मतलब जो लैंड एरियाज हैं, और यहाँ पर बहुत सारी आपको पहाड़ी श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। मैंने आपको दिखा दिया कि उत्तर पश्चिम में आपका यहाँ पर अरावली श्रृंखला है, और ये जो अरावली श्रृंखला है ना, ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि जो बीच में आपका विंध्य और सतपुड़ा था, ये भी श्रृंखलाएं हैं, और यह इन्हीं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये देखो, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, और यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, अरब सागर, इसमें आकर ये गिरती हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अरब सागर आपका किस साइड में है, तो ध्यान दीजिएगा। इवन लक्षद्वीप भी आपका पूछेगा किस साइड में है, तो अरब सागर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि अरब सागर आपका पश्चिम में है, और आपका बे ऑफ बंगाल पूर्वी। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमने देख लिया पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी जो कि अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। अच्छा, इस पठार के पश्चिम में अभी हमने देखा, ये बीच में आपका यहाँ पर ये आपका पश्चिमी घाट है, देखिए, या फिर जिसे हम सह्याद्री बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, ये काफ़ी जो है कटे फटे रहते हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्टेड होते हैं, मतलब असमान होते हैं। इन पठारों में खनिज, ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें आपको कोयला, लॉयस्क काफ़ी ज़्यादा मिलता है, माइनिंग अच्छी खासी होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, यहाँ पर तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो काफ़ी संकर है, मतलब ये काफ़ी पतला है और ये काफ़ी चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ये देखिए, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये काफ़ी संकरा है, और ये जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है ये काफ़ी चौड़े हैं। ठीक है, चलिए, अब आपने देखा कि हमने पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो देख ली, अब पूरब की ओर बहने वाली कौन सी नदियां हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, एक बार मैप में देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम मैप में देखते हैं ना तो चीज़ें हमें भूलती नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी पूरब की तरफ आ रही है, महानदी हो गई। ठीक है, ये आपकी गोदावरी नदी हो गई, ये आपकी कृष्णा नदी हो गई, और ये आपकी कावेरी नदी, ये पूरब की तरफ बहने वाली नदी हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको दिमाग में रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा ताप्ती हैं, और पूरब की ओर बहने वाली ये नदियां हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद से ये नदियां अपने गिरती हैं, और ये जो नदियां हैं वो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ डेल्टा क्या होता है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बनता है सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुंदरबन डेल्टा जो है किस नदी के मुहाने पर है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर क्या स्थित है? सुंदरबन डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, यहां पर देखो, ये देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब ये इस डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। डेल्टा हम कहते किसे हैं? तो डेल्टा जो है वो स्थल का वह भाग है जो कि, मान लो ये नदी है, नदी के ये, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके मुहाने पर बनता है। जहां पर मान लो ये नदी आ रही है, और ये नदी जो है अब समुद्र में प्रवेश करने वाली है, तो यहां पर आपका बनता है डेल्टा। इसी जगह को हम नदी का मुहाना कहते हैं। मान लो कोई नदी लहराती हुई, बलखाती हुई आ रही है, अब सामने समुद्र है, अब उसको इसमें जाना है, तो यहीं पर आपका बनेगा ये जो नदी का मुहाना है। जैसे वो एंटर करने वाली होगी, उससे पहले यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होगा। ठीक है, डेल्टा स्थल वही भाग है जो कि नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर रखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर कर दी है। यहाँ पर आप देखिए, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर देखिए गंगा नदी, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। जब भी आपसे पूछेगा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर, किन नदियों से, तो वो है आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलो, ये तो चीज़ क्लियर हो गई।
कि सुंदरबन डेल्टा स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर। ये मैंने आपको समझा ही दिया था। ये हमारे प्रवाल द्वीप हैं। ये छोटे छोटे जो समुद्री, अगर आप कई बार देखा होगा आपने बीच वगैरह पे, वहां पर ऐसी चीजें बन जाती हैं और इसके ऊपर आप जैसे खड़े रहोगे ना, इसमें इतने छोटे छोटे कीड़े घूमते रहते हैं। तो ये समुद्री जीव होते हैं और जब ये इनकी डेथ मतलब इन मृत्यु हो जाती है तो इनका जो स्केलेटन होता है, जंतु का कंकाल जिसे हम कहते हैं पॉलिप, ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो उनका कंकाल यहाँ पर बच जाता है और वो काफी सॉलिड हो जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर दूसरा पॉलिप होगा, फिर उसका स्केलेटन होगा, इस तरीके से काफी ये ऊंचा हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये लोग द्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। आप एक बार इसकी वीडियोस चलाकर देखिएगा जरूर, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। वैसे ये समुद्र के किनारे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हमने पढ़ लिया जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 द्वीप के बारे में बता देती हूँ। भारत के अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो 28 हैं और 8 हमारे यूटी हैं। और भारत में हमारे 2 द्वीप समूह हैं, अभी मैंने बताया लक्षद्वीप, इस चीज़ को कभी मत भूलना, ए का मतलब अरब सागर, बी का मतलब बे ऑफ बंगाल। तो अगर आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है तो ये अरब सागर में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस साइड में है तो वो बे ऑफ बंगाल। तो लक्षद्वीप समूह आपके अरब सागर में स्थित है और ये केरल के, यहाँ पर आपका केरल है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित ये आपका प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब, तो ये दक्षिण पूरब दिशा में स्थित है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपका लक्षद्वीप जो है वो कहां पर स्थित है तो अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में। बस यही 2 पॉइंट याद रखना है, बाकी की ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। दैट्स इट। ये सिर्फ 2 लाइन आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ ताकि चीजें याद रहें। ये देखिए, ये आपका लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है, और ये आपका दक्षिण और ये आपका पूरब, और दक्षिण और पूरब में कौन स्थित है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। सो आई होप हमने इसमें सारी चीजें कर ली हैं कवर, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जो चीजें मैं आपको समझाती हूँ उसको ध्यान से समझा करो, बाकी तो सारी आप आराम से याद ही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आंसर करते हैं फिर प्रीवियस क्वेश्चंस। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा पर्वत, पठार, तटीय, आपका जो प्लेन एरिया है, ये सारे भाग हैं, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। कौन सी 2 प्रमुख नदियां आपके अरब सागर में गिरती हैं, बताओ बताओ। तो वो कौन सी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो इधर आती है ना हमारी पश्चिम साइड में जो गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ध्यान दीजिएगा, अरब सागर में गिरे या फिर पश्चिम साइड में आकर, क्योंकि पश्चिम ही है ना, तो आपको नर्मदा और ताप्ती ही है, विंध्य और सतपुड़ा से होते हुए आती हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य हैं, अभी हमने पढ़ा 28 और 8 यूटी हैं। उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा लोग क्यों रहते हैं, भाई प्लेन एरिया है, अच्छा खासा वहाँ का अगर आप देखो सॉइल बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत अच्छी खासी मिट्टी लेकर आती है, जमीन बहुत उपजाऊ है, खेती बहुत अच्छे से होती है, इस वजह से। लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं, अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि जो पॉलिप होता है जब वो मर जाता है तो उसका जो स्केलेटन है, समुद्री जीव है, वो बच जाता है। अब वो धीरे धीरे उसके ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं, वो सॉलिड होते जाते हैं और प्रवाल द्वीप का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन, ये मैंने आपको हिमालय वाला समझा दिया है, बहुत डिटेल में समझाया। ये आपका ग्रेट हिमालय है जिसे हम बोलते हैं, ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। ये आपका मध्य हिमालय है जिसे हम बोलते हैं हिमाचल, और ये आपका शिवालिक है। तो अगर मैं ग्रेट हिमालय के दक्षिण में पूछूं कौन है, तो आपका मध्य हिमालय है, मतलब हिमाचल है, और सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन है, शिवालिक है, ठीक है। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, शिवालिक। सह्याद्री को और किस अन्य नाम से जानते हैं, ये आपका हो गया पश्चिमी घाट, इसे ही हम बोलते हैं, ठीक है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है, तो वो है आपका भारत तथा श्रीलंका। मैं आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स इसलिए कराती हूँ क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछता है। अगला देखो, अरब सागर में स्थित हमारा कौन सा द्वीप है, बताओ, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, अरावली, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। चलिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय को हम
हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी आपकी अरब सागर में गिरती है। भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 4 जनवरी 2022 को पूछा हुआ था। भारत के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला पढ़ते हैं, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। जी हाँ। कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, एकदम सही है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिख दिया। तो ईस्ट का मतलब तो ये देशांतर हो गया ना, अक्षांश तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो अक्षांश के बीच में है। और मैंने अभी आपको नंबर्स बताए थे, वो नंबर्स कमेंट सेक्शन में बताओ। ये तो हमारा हो गया देशांतर, ये तो एकदम गलत। सी तो हो ही नहीं सकता है। आप इस अक्षांश जो लिखा हुआ है आप इससे भी पकड़ सकते थे। ठीक है, तो और वैसे भी यहाँ पर उत्तर होना चाहिए, इसने तो ईस्ट लिख दिया है, ये भी एक यहाँ पर दिख रहा है गलत। तो अगर आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ओनली ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि पाक जल संधि क्या है। अभी हमने पढ़ा कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये आपका सिर्फ एसएससी में नहीं पूछा है, ये आपके सीटेट D++ भी बहुत सारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है 2019 में, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है? इस चीज का ध्यान देना, नहीं पे। चलो पहले पढ़ते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, ये बात तो सही है। और अरावली पहाड़ियों ने इसे उत्तर पश्चिम की ओर से सीमाबद्ध किया हुआ है। बताइए ये सही है? यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। बाकी इसका एक ऑप्शन यहाँ पे है। महानदी और कृष्णा नदी पठार में बहने वाली कुछ पश्चिमी नदियां हैं। ये तो गलत हो गया। पश्चिमी नदी आपकी नर्मदा और ताप्ती हैं। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये तो आपकी पूर्वी नदियां हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अभी तो हमने पढ़ा ना, चिल्ला चिल्ला कर मैं आपको बता रही हूँ कि पश्चिमी नदी जो कि अरब सागर में गिरती है वो सिर्फ 2 है, नर्मदा और ताप्ती। तो ये तो एकदम गलत हो गया। तो ये तो विशेषता है ही नहीं इसकी। और आपने देखा होगा जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रही थी तो यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्य के बीच से आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां निकलती हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है ही नहीं। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है उत्तरी मैदान के दक्षिण में अरावली पहाड़ी, मैंने आपको बताया था ये प्रायद्वीपीय है। यहाँ पर आपकी अरावली है, उत्तर पश्चिम की ओर सीमाबद्ध है, बहुत सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 सही है, बाकी ये 4 हमारा गलत है। तो गलत पूछा था इसलिए यही सही हो जाएगा। देखिए पूछा है विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2021 को पूछा है। और आप देख सकते हो क्वेश्चंस की हालत कितनी बड़ी ये क्वेश्चंस हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, धरातल काफी ऊंचा नीचा है। जी हाँ, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे कि विंध्य और सतपुड़ा, जहां से आपकी नर्मदा ताप्ती निकलती है। एकदम सही है। अरावली की पहाड़ियां जो है ये सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगर यहाँ पर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस गलत करोगे। उत्तर पूरब नहीं, उत्तर पश्चिम है। आपने देखा कितना माइनर मिस्टेक है। अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका उत्तर, ये पश्चिम। तो अरावली की पहाड़ियां जो है वो या उत्तर पूर्वी सीमा पर है, सॉरी उत्तर पश्चिम में है, ना कि पूर्वी में है। तो ये तो गलत। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये गलत हो गया सिर्फ और सिर्फ पूरब की वजह से। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा तथा ताप्ती है, ये भी सही है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें आपका ए होगा, आपका बी होगा और डी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा है, सीटेट नहीं पूछा है। उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? कृषि खेती काफी अच्छी होती है, जमीन काफी फर्टाइल होती है। बट यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मापन करेगा? अगर आप बच्चों से पूछोगे कि बच्चों बताओ, हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये उत्तरी मैदान में ही लोग क्यों रहते हैं, तो वहां पर हर बच्चा जो है कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करेगा, तब जाकर उसका आंसर देगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा ही क्यों? ताकि आप बच्चों की तर्क योग्यता का मापन कर सकें कि बच्चे कितने लॉजिक होकर सोच रहे हैं। ठीक है, तो पैडागोजी इस तरीके से बनता है, तर्क शक्ति। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा पूछा है 2021 में, कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। अभी पढ़ा हमने, कितना आसान लग रहा होगा अब आपको चैप्टर।
तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप लोग लाइक कमेंट्स जो आपका मन करे आप कर सकते हो, ना मन करे तो मत करना, बट पढ़ाई जरूर करना, ठीक है। तो आज की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, और मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ, चिंता मत करो। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं वन लाइनर चीज़ें भी तैयार कर रही हूँ, ताकि एग्जाम के पहले आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ बताइएगा आपको कि आज की क्लास कितनी समझ में आई है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई है। एंड नोट्स लेना होगा तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।